At the moment with us, Mr. Ketan Naik of the MNS, the one party which I think ought to be ruling in Maharashtra. Of the MNS, Maharashtra Navnirman Sena, Raj Thakre's party. इस वक्त केतन नाइक साहब हमारे साथ हैं। केतन नाइक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सब खैरियत है? बढ़िया है? लग रहे हैं बड़े हैंडसम लग रहे हैं एज यूजुअल। बढ़िया है सर, आप कैसे हो सर? बहुत, वी आर ऑलवेज फाइन। आपकी शक्ल देख करके सब खुश हो जाते हैं यहाँ पे। जबरदस्त कि भाई अभी श्रेयस तलपड़े साहब की जरा तबीयत खराब है, उनके सारे रोल अब मुझे लगता है आपको मिलने चाहिए। सर मैं सुन नहीं पाया, नेटवर्क में थोड़ा सा लैग था। मैंने कहा श्रेयस तलपड़े साहब की तबीयत जरा खराब है, उनके सारे रोल अब आपको मिल जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट रियली वंडरफुल। तो सर ये बताएं, शर्मिला ठाकरे जी ने आज मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने लिया और जबरदस्त तरीके से बोली। मतलब द पॉइंट्स दैट शी मेड वर एब्सोल्युटली वंडरफुल। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई धारावी के ऊपर आप लोग अभी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप ही की सरकार थी, इतने दिनों से धारावी के ऊपर ये सब चल रहा था, क्या कर रहे थे आप लोग? मतलब रियली वंडरफुल। क्या हुआ सर? शर्मिला जी आप हम लोगों ने उनको वसई विरार में देखा, अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो उनका रोल जो है पार्टी में अब रीडिफाइन हो गया है, नया रोल है उनकी भूमिका अब ऐसी रहेगी क्या? पब्लिक में आएंगी? और केतन नाइक साहब सर ऐसा कोई रोल तो डिफाइन नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दूं, आपको अगर पता होगा तो उनका शादी से पहले का जो सरनेम था वो वाघ था जी। तो वो तो ऑलरेडी टाइग्रेस है, और अभी तो राज साहब की वो धर्मपत्नी होने के नाते जी आप तो जानते ही है कि वो बिल्कुल रुकने वालों में से नहीं है जी। दुरुस्त बात। वैसे तो वो पॉलिटिकल भाषा बहुत कम करती है, लेकिन आजकल जो महाराष्ट्र की परिस्थिति बनी जा रही है, जो कीचड़ पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का बन गया है, तो ऐसे वक्त पे हमारी वहीनी साहब से ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट आना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही प्रेरणादायी भी है। तो उनकी तरफ से ये सब सारी बातें अभी की जा रही है जी। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है सर। जो एक्चुअल परिस्थिति सामने हमें नजर आ रही है उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने भाष्य किया है। और आपको बता दूं सर, मुझे नहीं लगता किसी भी धर्मपत्नी का एक जो अपने पति के साथ सफर होता है, इतना मुश्किल सफर किसी का रहा होगा, क्योंकि राज साहब के साथ में जो आज तक उनका सफर हुआ है उसमें राज साहब के ऊपर जो भी लगे हुए केसेस हो, जो भी आरोप लगे हुए वो, उस सब में शर्मिला वहीनी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर थी। सर मैं आपको एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, इसके लिए तुरंत बता दूं कि जब मैंने राजनीति में नया नया आया था, जब मैंने ज्वाइन की थी, तो हमारे एक लीडर थे, उन्होंने एक किस्सा बताया था। तब मैं पार्टी में था नहीं, जब राज साहब के ऊपर जो मराठी भाषा को लेके भाषण किए जाने के बाद जो केसेस लगी थी और उनको डोंबिवली रत्नागिरी से अरेस्ट करके उनको डोंबिवली जब लाया गया था, तो सर हमारे सारे महाराष्ट्र सैनिक और सारे महाराष्ट्र की जनता जब रास्ते पे उतरी थी, तो अब शर्मिला वहीनी भी रास्ते पर थी। वो बिल्कुल किसी शेड में जाके धूप में से बचने के लिए ऐसा कहीं जाती नहीं थी। जब अगर कहीं पे भी राज साहब की गाड़ी रुकती थी, वहां पे वो भी रुकती थी, भरी धूप में, वो धूप में वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठती थी। तो उनके जज्बे की तो सर मतलब तब से उनका जज्बा उस तरह से रहा है, और मुझे तो चाहिए कि वो और ऐसे विषयों में बात करें, हमें तो उससे बहुत ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी सर। केतन नाइक जी, वन थिंग दैट शी सेड, बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिटिकल, जो उनको बोलता है पॉलिटिकल सेंस, एकदम बैलेंस तरीके से रिजर्वेशंस के इशू में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी सब पॉलिटिकल पार्टी राजी हो गए थे, यही पॉलिटिकल पार्टी सत्ते में थे, तभी आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? नाउ दीज आर ऑल फैंटास्टिक स्टेटमेंट। आई मीन एकदम बैलेंस स्टेटमेंट। आदित्य ठाकरे के बारे में बैलेंस स्टेटमेंट कि बोले मेरे जो रिलेटिव है आदित्य ठाकरे, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता जो दिशा सिलियन वाले केस में SIT का चार्जेस लगे हैं। उन्होंने बोले कि बट आई एक्सपेक्टेड उद्धव ठाकरे फैमिली टू ऑल्सो सपोर्ट अस when Raj Saab was accused of Kenny murder case and enforcement directorate के केसेस हुआ। तो इतने बैलेंस तरीके से और बहुत मीठा तरीके से, वेरी प्यार और मोहब्बत के तरीके से उन्होंने सामने वाले को वार भी कर दिया और अपने काम भी कर दिया। It was fantastic। केतन नाइक जी सर, आपने जितना भी शर्मिला वहीनी को अब तक सुना होगा, वो कभी अपनी वाणी से किसी को नाराज करती नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो बोलने से भी वो कतराती नहीं। जब आप तो मीडिया में उनके कितने स्टेटमेंट आए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम उनको पर्सनल लेवल पे भी जब सुनते हैं, तो उनके भी जो पूरी जो राय होती है वो एकदम स्पष्ट होती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। तो जो उन्होंने उस दिन कहा है वो बिल्कुल सटीक कहा है कि जब इनके हाथ में पूरा मौका था, इनके हाथ में 2.5 साल निर्विवाद ये मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब उनको धारावी की याद क्यों नहीं आई? जो भी आंदोलन इनकी तरफ से अब लिया जाएगा, उनको ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब आपके पास में समय था तब आपने क्या किया।
और शर्मिला वैनी के पास से अगर ये बात आ रही है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जहां तक आदित्य ठाकरे जी का प्रश्न है, आदित्य ठाकरे जी के ऊपर जिस प्रकार लांछन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है ये हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस? मतलब ये नारायण राणे साहब, बाकी सब, राणे साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब क्या हो गया उनको? ये बताएं केतन नायक साहब। सर आपको अगर पता होगा कि जब उद्धव ठाकरे जी की तबीयत खराब हो गई थी जी, और हमारे राज साहब एक पार्टी का शिविर के लिए वो करजत की तरफ, लोनावला की तरफ बढ़ रहे थे, और जब उनको ये मैसेज मिला कि ऐसा कुछ हो गया है, वो उस रास्ते में से मुड़कर लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां पे पूरी रात रुके थे। उनकी जो भी सर्जरीज और जो भी हुआ वो सब पूरा उन्होंने अपने सुपरविजन में देखा, और उनको बाकायदा अपने गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करके मातोश्री तक उनके घर तक छोड़ने गए थे। तो जब रिश्ते को जस्टिस देने की बात होती है, जब ह्यूमैनिटी की बात होती है, तो यही ठाकरे फैमिली है जो सही स्टैंडर्ड सेट करती है। वेयर एज जब इनके ऊपर ये दिखाने का मौका आता है तो ये सिर्फ पीठ में खंजीर घोंपने का काम करते हैं। आपको याद होगा मनसे के जो 7 नगर सेवक थे, उसमें से 6 नगर सेवक उन्होंने तब चुराए जब हमारे राज साहब की फैमिली में एक हेल्थ इशू, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा था, तब उन्होंने ये सब काम किए हुए। तो सर इनको, इस ठाकरे फैमिली के पास कोई ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग नहीं है, कोई भी उनको ऐसा कुछ भी, उनको सिर्फ राजनीति दिखती है, उनको बस सत्ता में बने रहना। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की एक सीख है वो आगे लेके जा रहे हैं, शरद पवार जी का एजेंडा आगे लेके जा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की जो सीख थी वो हमारे राज साहब आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए ये फर्क महाराष्ट्र की जनता अब तक देखते आई है। सहानुभूति के कारण महाराष्ट्र की जनता ने आज तक इनको मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता दे भी दी, लेकिन इसके आगे अब ये नहीं होने वाला है, और इसी की शुरुआत हमारी शर्मिला वैनी जी के स्टेटमेंट के साथ में होगी। फैंटास्टिक। शर्मिला ठाकरे जी ने क्लीन चिट दिया आदित्य ठाकरे जी, क्लीन चिट, बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता और कभी नहीं कर सकता। क्लीन चिट मिला है शर्मिला जी से आदित्य ठाकरे। बट जो एसआईटी के जो तरह तरह के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो 25 साल के पूरे बीएमसी के ऑडिट हो रहा है, जितने देव फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि वहां जबरदस्त तरीके से करप्शन हुआ है, कोई रूल फॉलो नहीं किया, सिर्फ पैसे खाने की बात है। जो खिचड़ी घोटाले में ईडी का केसेस चालू है, कोविड बॉडी बैग है, तो क्या इन सबसे भी वैनी का मतलब है, सब में इन्वॉल्व नहीं है? कैसे देखते हो आप केदार नाइक जी? सर आप इसे क्लीन चिट का नाम दीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है जब मीडिया की तरफ से कोई सवाल शर्मिला वैनी जी को पूछा गया था आदित्य ठाकरे जी के बारे में, तो जो उनको लगता है वो उन्होंने कहा कि मेरे घर का लड़का या मेरे से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट अब किया है नहीं किया है ये तो इन्वेस्टिगेशन के मामले होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में से सामने आ जाएगा। भले इसमें राजनीति हो सकती है और कुछ हो सकता है, लेकिन जब समय आता है कि अपने व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना है तब उसको प्रोटेक्ट, अगर वो जब तक साबित नहीं हुआ है तब तक उसको अगर प्रोटेक्ट करने की बात है तो ये कहने के लिए भी, राइवलरी होने के बाद में भी, विरोधक होने के बाद में भी जो एक साफ दिल लगता है वो दिल शर्मिला वैनी जी ने वहां पे दिखाया कि मेरे घर का बच्चा या कोई भी मेरा जो भी उनके रिश्ता है ऐसे नहीं कर सकता। तो अगर ये कहने के बाद में आज शर्मिला वैनी जी ने क्या कहा है सर, आपको अगर आपने ठीक से सुना होगा, उन्होंने कहा, उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। शर्मिला वैनी जी ने कहा कि ये जो आभार वो अब व्यक्त कर रहे हैं, ये करने की नौबत उन पे नहीं आती अगर उस अपने भाई के साथ में उन्होंने संबंध अच्छे रखे होते, जिसके साथ वो बचपन से लेके बड़े हुए, जिनके साथ उन्होंने राजनीति देखी, जिनसे पहले जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था, उस भाई का अगर हाथ पकड़ा होता तो उनको कहना साफ था सर, अगर उनका हाथ पकड़ा होता तो आज इन पे ये समय नहीं आता। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी का आप देखिए, उन्होंने ये शर्मिला वैनी जी से ये स्टेटमेंट आने के बाद भी उन्होंने हमारे राज साहब की आज पहनी जाने वाली शॉल के ऊपर तंज रखा। उन्होंने कहा कि उनको शॉल का वजन, अब सर वजन की बात अगर उद्धव ठाकरे साहब करेंगे तो इससे बड़ी हंसने वाली बात नहीं होगी। जिनको इतने सारे हेल्थ इश्यूज है जिसपे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल वजन और इस वजन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सैनिक चुप नहीं बैठेगा सर। लेकिन केतन नायक साहब, मुझे अभी तक याद है, ये बात है 1997 की बात है, 96-97 की बात, जो रमेश किन्नी साहब का जो कांड हुआ था, उद्धव साहब की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आई थी, अभी तक याद जी, नॉट वन स्टेटमेंट, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई थिंक दैट्स सैड, दैट वाज रियली एंड ट्रूली सैड। लेकिन आई एम वेरी भविष्य में खंजीर जो खोपना था जी, बट आई टेल यू समथिंग, आई एम रियली एंड ट्रूली वेरी वेरी हैप्पी। अमित ठाकरे, शर्मिला ठाकरे जी, एंड इवन राज ठाकरे, they've made
राज ठाकरे स्ट्रॉन्गर, एक तो आप लोग हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आप यंग लोग जो हैं, जिस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं, आप हो गए, हेमंत कामले साहब हो गए, योगेश चिले जी हो गए, बाकी आपके जितने भी लोग हैं, सब लोग जिस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ में अब शर्मिला ठाकरे जी भी आगे आ गई हैं, और अमित ठाकरे जिस प्रकार काम कर रहे हैं, दैट इज रियली एंड ट्रूली एडमिरेबल। अब मुझे लगता है कि MNS द पार्टी हैज मैच्योर्ड, नाउ इट इज मैच्योर्ड प्रॉपर्ली। लेकिन आप ये बताएं कि क्या महाराष्ट्र के हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिले में क्या आपकी पार्टी पहुंच गई है? केतन नायक साहब। सर, जो अच्छी चीज होती है ना, उसको सामने आने के लिए थोड़ा सा वक्त जाता है जी। जो फटाफट मिल जाए उसको फास्ट फूड कहते हैं, और जो अच्छे से पका के बनाई जाए उसको अच्छी रेसिपी कहते हैं। तो मुझे लगता है सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो सफर चल रहा है उसमें हमें बहुत सारी सीख मिल रही है, हमें लर्निंग्स मिल रही है जी। और भविष्य में जब सत्ता हाथ में होगी तो क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इसका मुझे लगता है हमें आज लर्निंग राज साहब की तरफ से और शर्मिला वैनी जी की तरफ से मिलना है। क्योंकि सर, इनकी अगर आप हमेशा किसी भी विषय को लेकर उनकी राय अगर आप देखेंगे तो उस राय में कभी भी महाराष्ट्र का बुरा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसमें महाराष्ट्र का नुकसान हो जाए या महाराष्ट्र का जो सामाजिक कल्चरल पूरा एक जो उसका रखरखाव है उसमें कुछ भी दरार है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी सर मैं आपको बताता हूँ, आप शर्मिला वैनी जी की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, शर्मिला वैनी जी ने भले आज ये स्टेटमेंट किया और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुंबई गोवा हाईवे का आंदोलन हो, वसई विरार का आंदोलन हो, और ऐसे कई सारे विषयों में शर्मिला वैनी जी का पूरे तरह से सहभाग था। वो खुद उस लॉन्ग मार्च में चली थी, वो वसई विरार में, वहां पे उन्होंने अपने ऊपर केस लेने की बात की थी। तो जब जब महिलाओं के या महाराष्ट्र की जनता की समस्या आती है तो ये ठाकरे परिवार पूरी तरह महाराष्ट्र की जनता के साथ में रास्ते पे होता है। तो सर, ऐसा जब हम लोग इस तरीके से आगे जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता होगी। रविंद्र चौहान जी, कोंकण, और ये एक मनसे का हमेशा एक, बिकॉज कोंकण में आप लोग लगता है कि बहुत चिंतित है, वहां के हेल्थ फैसिलिटीज को लेके आप लोगों ने आलोचना किया, तानाजी सावंत जी की आलोचना किया, सिंधुदुर्ग में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं, फिर आपने कहा कि पूरे मुंबई और पूरे देश का, पूरे महाराष्ट्र का यह हालत है कि हेल्थ का रियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स हो, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, कहीं पर कुछ ठीक नहीं है। और तानाजी सावंत हैज टू आंसर, तानाजी सावंत को जवाब देना पड़ेगा, तानाजी सावंत को हर चीज का उत्तर देना पड़ेगा कि लोगों को फैसिलिटीज मिल रहे। तो क्या उस विषय में कुछ हुआ आगे? बिकॉज मनसे ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया था, डिस्पेंसरी, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स। क्या तानाजी सावंत एक्ट करना शुरू कर दिए? केदार नाइक जी। सर, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तानाजी सावंत जी से हटके एक मैं आपको विषय बताता हूँ। नारायण राणे साहब, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, लेकिन उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि सिंधुदुर्ग में अगर किसी को भी कुछ तकलीफ होती है तो हमारा जो हॉस्पिटल है वहां पे हम लोगों का इलाज कराते हैं, अगर उनकी परिस्थिति ना हो तो उनसे पैसे भी नहीं लेते। तो किसी नेता के हॉस्पिटल में अगर वहां की जनता को जाना पड़ रहा है सुविधा लेने के लिए, तो आप समझ जाइए कि वहां की सरकारी सुविधा खराब है, तभी उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी नेता या किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है। सर, ये सिर्फ कोंकण का विषय रहा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत ही बुरा हाल है। पिछली बार सर और आप दोनों ने भी बताया था कि महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज बनके, गवर्नमेंट ऑपरेटेड मेडिकल कॉलेज बनके भी अभी जमाना हो चुका है। तो यही सब दर्शाता है कि इनकी हालत बहुत खराब है। विधानसभा का जो सेशन चल रहा है उसमें भी विरोधी पक्ष के अलग अलग नेताओं से, कोई यंग नेता है, कोई पुराने नेता है, उनकी तरफ से जो जो प्रश्न है तानाजी सावंत जी को पूछे जा रहे हैं उनका सही जवाब उनके पास नहीं है। जबकि विधानसभा में कौन सा प्रश्न पूछने वाला है इसका लिस्टिंग आपके पास पहले ही आता है, आपको उसके आंसर के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। इतना होने के बावजूद उनके पास अगर उस चीज का जवाब नहीं है तो आप समझ जाइए सर, मेडिकल फैसिलिटी आर ऑन डेथ बेड आई जी। और इसके अंदर मैं ये चीज बता दूं अपने दर्शकों को, जो ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र के लिए, उसमें कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाने हैं, कहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाना है जी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां पर एजुकेशन विल बी मोर और लेस फ्री फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु कांट अफोर्ड इट, और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलरेडी देयर इन द ब्लूप्रिंट ऑफ MNS। और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी जहां पर वास्तविकता में पढ़ाई होगी, क्योंकि आज की तारीख में केतन नायक साहब बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ एक कमरे से चलते हैं, एक कमरे में चलते हैं सर, बस आपको भी मालूम है। और उससे कौन कौन लोग पास हुए हैं वो भी आपको पता है, हमारे बड़े बड़े नेता भी हैं जो उस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं।
तो मेरा ये कहना बड़ी है बड़ी डिग्री वाली है सर। जी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं सर, 3-3 4-4 डिग्री हैं, कई लोगों ने तो डीलिट भी किया हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो आपके प्लान्स हैं, किस प्रकार कैसे आप स्कूल्स का सुधारीकरण करेंगे, कॉलेजेस का सुधारीकरण करेंगे, क्योंकि एक एरिया जो टोटली निगलेक्टेड है महाराष्ट्र में, टोटली निगलेक्टेड, वो है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। प्राइमरी स्कूल्स की जो इस वक्त दुर्दशा है महाराष्ट्र में, सरकारी प्राइमरी स्कूल्स और अपने कॉरपोरेशन के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मतलब वो देखी नहीं जाती। इतनी दुखद है कि शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। इसलिए भले बेचारा ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा पुलर हो, कोई भी हो, वो जाकर के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है और उसको इतनी फीस देनी पड़ती है, उस बेचारे की कमीज बिक जाती है। केतन नायक साहब, इस विषय के बारे में आपने सोचा है क्या करने वाले हैं आप? सर, हॉस्पिटल और एजुकेशन, ये दोनों चीजों में जनता का हाल बहुत, मैं आपको बता दूं, आज ही मुझे दोपहर में बुल्ढाना जिले में से एक फोन आया था, जिसमें हमारा एक वर्कर था जो हमारे रिलेटेड जो कंपनी है वो कंपनी छोड़ चुका है, उसको वहां पे ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी, इसलिए उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया है। तो उसके नवजात शिशु को कुछ चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके लिए उसको जाना पड़ा सरकारी हॉस्पिटल में। वो गया, वहां पे उसने सारे टेस्ट वगैरह कराए। सरकारी हॉस्पिटल ने उसको कहा कि जाइए, ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोग लिख के दे रहे हैं, वहां पे जाइए और इसका सिटी स्कैन करा के लाइए। तो सर, सरकारी हॉस्पिटल, जैसे आप पिछली बार बता रहे थे, ये बस प्राइवेट हॉस्पिटल को बिजनेस पास ऑन करने का एक सेंटर बन के रह चुका है। एजुकेशन की परिस्थिति भी उसी तरह से है। सारे नेताओं के खुद की संस्थाओं में टॉप क्लास एजुकेशन दी जा रही है, बहुत सारी चीजें आई जा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है उसमें बिल्कुल सुविधा को अपग्रेड नहीं किया जाता जी। यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका जो स्कूल है, जी जो स्कूलें हैं, उसका जो स्कूल का साहित्य होता है उसमें जो टैब बांटे गए उसमें, और उसके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों को लेके सिर्फ घोटाले होते हैं, लेकिन स्कूलों के संख्या में इजाफा या स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा ये बिल्कुल नहीं होता। तो सर, मेट्रो सिटीज का भी वही हाल है और ग्रामीण का भी वही हाल है। इसमें कोई बदलाव इस गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रहा है। हमारी ब्लूप्रिंट में इसके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करके अपने मतों को सामने रखा गया है। अगर उनमें से कुछ टके भी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी सरकार अगर करती है तो मुझे लगता है इस परिस्थिति में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। अभी के दौरान जब विरोधी पक्ष में है तब हम इस चीज को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं। जी सर, मुझे लग रहा है आप ही को आना पड़ेगा सत्ता में, नहीं तो नहीं होगा। सर, मैं वही कहने जा रहा था कि जब विरोधी पक्ष में आप होते हो जी, तो आपको चीजों को हाईलाइट करना होता है, सरकार के सामने लाना होता है, लेकिन जब उसमें एक्चुअल बदलाव अगर करने हो तो जनता को वो हाईलाइट करने वाले विरोधी पक्षों को सत्ता में लाना पड़ता है, और वही मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता अब की बार करेगी। केतन नायक जी, वो मुंबई गोवा हाईवे, शायद वही भी आपके साथ वो संघर्ष में थी, वो वॉक किया, सब लोग किए, राज साहब भी थे, तो रविंद्र चौहान जी होर्डिंग तो लगाए थे, मगर हम लोग बार बार वही कह रहे कि होर्डिंग के आगे कुछ काम हुआ नहीं हुआ, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इशू है। गोवा 17 साल से हम रोड नहीं बना पा रहे हैं, आज भी नहीं बना पा रहे, तो व्हाट्स हैपनिंग? केतन नायक जी, कुछ प्रोग्रेस है उस विषय में? सर, रोड की हालत अब भी कुछ खास सुधरी नहीं है। मुझे लगता है रविंद्र चौहान जी का अब तक का जो राजनीतिक करियर है उसमें सबसे बड़ा दाग अगर कुछ लगा होगा, सबसे बड़ा धब्बा अगर कुछ लगा होगा तो ये मुंबई गोवा हाईवे का लगा है सर। और वो हाईलाइट करने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था। ये उनको जिंदगी भर याद रहेगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई गोवा हाईवे के लिए जो कुछ किया उसकी वजह से उनकी आंखें खुली, और उसके बाद जो भी कुछ काम, कुछ परसेंट का काम उन्होंने किया है उसका श्रेय पूरी तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किए गए आंदोलन को जाता है। आपको बता दूं सर, रविंद्र चौहान जी अब भी बीच में उस दिन के बाद लगता है कुछ खास स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आ नहीं रही है। अब विधानसभा का भी सेशन हम लोग देख रहे थे, उसमें भी उनकी तरफ से बहुत कुछ कहा गया, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वहां हो सकता है मुझसे कुछ उसमें से चूक गया हो, लेकिन बहुत ही मेजर कुछ बदलाव उन्होंने सामने लाके दिखा है। इस नागपुर अधिवेशन में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पोस्टर नहीं लगे उनके, नए पोस्टर नहीं लगे, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए। हम लोग प्रतीक्षा में सर कब वो पोस्टर लगे और फिर हम लोग वापस जनता को बता पाए, क्योंकि चलिए सड़क तो नहीं मिली आपको, होर्डिंग तो मिल गए। अब होर्डिंग देख लीजिए, सड़क को मत देखिए। कहने का मतलब ये हुआ, इसी को देख करके खुश हो जाइए। केतन नायक जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन टीम नाउ, आई वुड लाइक टू हियर व्हाट शर्मिला ठाकरे जी हैज सेड
I would like our viewers to hear. Ketan Naik ji, we won't keep you. सर आप You- पूरा you- स्टेटमेंट सुनिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा जी। और आप उसमें से मुझे लगता है और कुछ 4 बातें, पुरानी बातें हमें बता पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच केतन नायक साहब, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय भवानी सर, थैंक यू। Thank you very much. All right, now can we have that interview on, please? That press conference of Sharmila Thakre. I would like to listen to a little bit of it. Can we have that on, please? लढवणार आहे. तर हे मनसे लोकसभा निवडणुकीच्या श्री गणेशा म्हणत आहे लोकसभा निवडणुकीत. नाही इथे वर्षानुवर्ष पूजा होते आणि वर्षानुवर्ष इथे येतो. त्याच्यामध्ये काय लोकसभेसाठी आमची कामं चालूच असतात. त्यामुळे काय लोकसभेसाठी आम्ही कामं करत नाही. आम्ही कोविड काळापासून त्याच्या आधीपासून काम करतो. आताही 2 दिवसापूर्वी ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामध्ये लाटसाहेब देखील बोलले. त्यावरती उद्धव ठाकरेंनी असं उत्तर दिले की मी अदानींच्या विरोधात मोर्चा काढला, त्यांचे चमचे आम्हाला का उतरू बोलतात आमच्यावर. मला असं वाटतं 2.5 वर्ष ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांचे कोणी हात धरले होते का? कोविड काही महिन्यांनी चालू झाला. तुम्हाला जर असं होतं की तुम्हाला सरकारला करायचं होतं धारावीची डेव्हलपमेंट, तर तुम्ही तेव्हा डिसिजन घेऊ शकत होता. तुम्ही घ्यायला पाहिजे होतं ना. कोणी तुम्हाला थांबवलं होतं? कुठचे चांगले डिसिजन घ्यायला तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं? आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बोलणार नाही तरी बोलते. आता एवढे मराठ्यांची आंदोलन चाललेत, मोर्चे चाललेत, सर्व विरोधी पक्ष मराठ्यांच्या बाजूने उभे आहेत. सांगतायत तुम्ही रिझर्वेशन द्या. तुम्हाला कोणी अडवलं होतं? उद्धव ठाकरेंना कोणी अडवलं होतं का तेव्हा? का नाही दिलं रिझर्वेशन? कोविड नंतर चालू झाला. ते सगळ्याला आता कोविडचं कारण देत आहेत की कोविडमुळे आम्ही काही करू शकलो नाही. कोविड नंतर चालू झाला. मराठ्यांचं रिझर्वेशनचं आंदोलन वर्षोनवर्ष चालू आहे. तुम्हाला जर आंदोलन, तुम्हाला जर रिझर्वेशन द्यायचं होतं, आता सगळे ओरडताय, तेव्हा का नाही दिलं? कोणी थांबवलं तुम्हाला? तुम्ही पास करायचं ना विधानसभेत. तुम्ही पण शिवसेना, एनसीपी, काँग्रेस मेजॉरिटीमध्ये सत्तेत बसलेले होतात. आता सगळ्यांना त्यांना रिझर्वेशन द्यायचंय, देऊन टाकायचं तेव्हा. Right, we'll try and give you a better version, a better audio version. Here the audio, there was a bit of a problem, a lot of pixelation in the audio. We'll try and give you a better version tomorrow. But effectively, Sharmila Thakre coming out in support of her husband, in support of her party, in support of Maharashtra. And I am really happy. I'm really and truly happy. She's one very, very decent and very gutsy lady. Really, really and truly fantastic. और जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और राम मंदिर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आई रियली वांट टू नो. क्या जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है 22 जनवरी 12:22 को, ये कहा जाता है कि पूरे देवता असुर सब लोग देखेंगे उसको. अखंड ब्रह्मांड, दैट इज विष्णु परिषद जी, तीनों लोग उसको देखने वाले हैं. स्वर्ग पृथ्वी तीनों लोग देखने वाले हैं. स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब, द एंटायर यूनिवर्स इज गोइंग टू वॉच इट. ये कहा जा रहा है. तो ये कहा जा रहा है कि शिवजी खुद, क्योंकि शिवजी खुद, पता नहीं आपने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बालकांड में सीधा साधा एक रेफरेंस आता है किस प्रकार शिवजी खुद रामलला की खुद की पूजा करने के लिए शिवजी खुद आए. तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रा अपने कमेंट ज़रा भेजें. 145 करोड़ लोगों की इसमें संस्कृति छिपी है. 20,000 साल पुरानी इसमें संस्कृति छिपी है. और मुझे ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक तौर पर प्रदीप जी, देश की आत्मा एक बार फिर जागेगी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद. मुझको ऐसा लगता है. बिल्कुल, दैट वाज व्हाट हिंदू परिषद एंड एवरीबॉडी सेज दैट भगवान राम अभी अपने ही लोगों से जाके मिलेंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर siege of the temple is over and Bhagwan Ram is let free. He will converse with the people. He will sit between the people. और प्रभु राम हमेशा लोगों के बीच में बैठते थे. That was his leadership masterpiece and quality. इन लोगों के बीच में जाके बैठना. लोगों के बीच में जाके बैठना और ऊंच नीच का जरा भी भेदभाव नहीं करना. Yes. ये रामायण का सबसे बड़ा सबक है साहब, सबसे बड़ा सबक, जो कि हम लोग भूल जाते हैं. ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सबको समान नजर से देखना और सबके बीच में स्नेह और उल्लास पैदा करना, ये श्री राम का परम कर्तव्य था. इसी को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर के एक बार श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद भारत में क्या होगा वो देखने वाली चीज होगी.
I hope there will be justice after that. It is not necessary, by the way, that only one political party will gain. You never know, because this is Sri Ram. You can't fool around. You can't fool around with that. The whole universe. You can't fool around with that. It's a double-edged sword. अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा, और नहीं किया है तो आपकी जयराम जी की भी हो सकती है, याद रख लीजिए। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, और जब हमारा जाने का वक्त आता है तब हम कहते हैं राम नाम सत्य है, याद रख लीजिए। वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। विल टेक योर कमेंट्स टुमारो। आप अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पसंद आई हो तो लाइक भी करें। प्लीज डू लाइक द चैनल, subscribe to the channel, share the channel if you feel like it. From both Pradeep ji and myself. Pradeep ji, would you like to say something about No, that's Shri what Ram? I'm saying. Prabhu Ram, one of the greatest lessons of leadership, he said, Prabhu Ram, he will leave the throne. सिंहासन छोड़ सकते हैं मगर अपने पुरुषार्थ, अपने धनुष्बाण, अपना कर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे. That is the greatest example that he That's in a right. minute, just as father said, he just deserted the throne, but he never gave up his work, his purushart. Didn't even And protest. that's a great example for the youth of today. राजा That दशरथ ने आप सिर्फ सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर अपना काम, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते. राजा दशरथ ने सिर्फ एक ही बार बोला कि आपकी माँ चाहती हैं कि आप 14 साल के वनवास पर जाएं। उन्होंने पूछा तक नहीं क्यों, सिर्फ नमस्कार किया और चल दिए। That's it. जहां राम जाएगा वही अयोध्या बनेगा, अयोध्या से राम नहीं है। दुरुस्त बात है। राम जहां श्री राम जाएंगे वहीं राम राज्य है। Yes. यहां तक के लंका में भी राम राज्य होगा। Exactly, sir. याद रख लीजिए, ये है श्री राम की अद्भुत माया, तो इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। चलिए, अब इसके ऊपर प्रदीप जी और मैं एक बार शुरू हो गए तो फिर उसके बाद बंद नहीं होंगे, कल तक ये प्रवचन चालू ही रहेगा। लेकिन जहां तक आप लोगों का प्रश्न है, आप जरूर देखते रहें नेशन नाउ को। आपसे मिलेंगे यहीं पर हम लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।